हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जाखोटिया एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन लोगों ने देख लिया था और कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने E/m रेशियो पढ़ा था और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसे फाइंड आउट करते हैं ये डिटेल्स पढ़ा था और मास की कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट हुई, मास कैसे निकाला गया, वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो डिस्कवरी करने वाले हैं, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड सम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वो सब चीजें आप लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो अपन लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज। तो सबसे पहले प्रोटॉन की खोज की किसने थी? प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन नाम का एक साइंटिस्ट है, या साइंटिस्ट था, मतलब अभी तो गया ना, निकल लिया वो तो अपने रास्ते। तो फिलहाल गोल्डस्टीन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज हुई कैसे, कैसे बनाया गया प्रोटॉन, कैसे पता चला कि प्रोटॉन जो है उसमें बन रहा है। तो देखो यार, एक पॉइंट समझो मेरी बात। अपन लोग यहाँ पर जब कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे, है ना, तो उस समय पर हम लोग देखो यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल बना रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ, है ना। ये हो गया आपका कैथोड, इधर हो गया अपना एनोड, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। इससे बाहर जिससे भी कनेक्टेड है ये अपन लोगों ने बना दिया, ठीक है। अब अपन लोगों ने क्या डिस्कस किया था, इस डायरेक्शन में कौन से पार्टिकल्स जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स तो जा रहे हैं, ठीक है। पहले कौन से पार्टिकल्स थे? पहले गैस पार्टिकल्स थे, यही तो था। तो गैस पार्टिकल्स का क्या किया आपने? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने से आपको कौन से पार्टिकल मिले? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मिले, यही तो है। यस और नो? पहले तो ये बताओ, यही मिले ना। तो देखो, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मिले, बट गैस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, राइट। तो गोल्डस्टीन ने दिमाग लगाया, गोल्डस्टीन ने एक आइडिया प्रपोज किया पूरे वर्ल्ड के सामने कि यार जब गैस पार्टिकल्स का आप डिस्चार्ज करते हो तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स तो आते हैं, जिसको अब नॉमेनक्लेचर करके हमने क्या बोल दिया कि वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन साथ ही साथ और कौन कौन से एलिमेंट्स आने चाहिए भाई? ये तो आने ही आने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी आने चाहिए। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हमारे पास यहां पर आने चाहिए। बोले क्यों, क्या जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है जिससे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, जिससे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। बोले पहले न्यूट्रल थे ना, पहले गैस पार्टिकल्स न्यूट्रल थे, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बाद आयंस बनते हैं। तो क्या सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव आयंस ही बनते हैं क्या? नहीं, नेगेटिव आयंस नहीं बनते, पॉजिटिव आयंस भी हमारे पास यहाँ पर बनते हैं, और वो पॉजिटिव आयंस भी बनते हैं। तो ये आइडिया किसने प्रपोज किया अपन को? गोल्डस्टीन ने प्रपोज किया। अब देखिए, गोल्डस्टीन ने ये आइडिया तो प्रपोज कर दिया अपने सामने। तो गोल्डस्टीन ने जब इसकी डिस्कवरी की तो पता चला कि यहां पर वास्तविकता में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी अवेलेबल होते हैं। तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो किधर की तरफ जाने चाहिए, या वो कहां रहते हैं? वो तो हमको दिखते ही नहीं है। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, हम लोग यहां पे एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना रहे हैं वापस से, ठीक है। और इसमें क्या कर रहे हैं, परफोरेटेड कैथोड रे ट्यूब ले रहे हैं। अब ये क्या होती है परफोरेटेड कैथोड रे ट्यूब? परफोरेटेड कैथोड रे ट्यूब का मतलब, पहले एक बार डायग्राम देखो आप लोग। देखो, इस ट्यूब में देखो, ये हो गया हमारा कैथोड, ये हो गया हमारा एनोड। कैथोड को क्या कर देते हैं, परफोरेट कर देते हैं, ठीक है। परफोरेट करने का मतलब हो गया कि इसके ऊपर कुछ लेयर्स लगा देते हैं, या इसमें छोटे छोटे से ऐसे होल्स कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब आप देखो, ठीक है, अब देखो यहां पर अपन को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करना है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आपको हाई वोल्टेज वाली बैटरी लगानी पड़ेगी। ये हाई वोल्टेज वाली बैटरी यहां पर लग गई है, ठीक। इसके ऊपर कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है।
इसके ऊपर कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है। अब इस डायरेक्शन में कौन से पार्टिकल जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स जा रहे हैं या जो रेज जा रही है इनका नाम है कैथोड रेज। ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, राइट? यहां तक का काम तो कर ही चुके हैं। अब देखो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी तो जा रहे होंगे ना किधर की तरफ, बोले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इधर की तरफ जाते हैं। अब ये बीच बीच में इसमें क्या है, होल है परफोरेट किए हुए, तो ये पार्टिकल्स जो है वो इधर की तरफ भी निकल के आ जाते हैं, इन होल्स में से इधर की तरफ आ जाते हैं। जब ये पार्टिकल्स इधर की तरफ आ जाते हैं तो वापस यहां पर क्या किया हुआ है, यहां पर जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया हुआ है, जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया हुआ है, तो यहां पर भी क्या होता है, ग्लो होता है। तो इससे अपन को क्या प्रूव हो जाता है कि यार इधर की तरफ भी कुछ पार्टिकल्स आते हैं, पक्का। अब जब इधर की तरफ पार्टिकल्स आते हैं तो मेरी बात समझो, यहां पे ग्लो होगा, कौन से पार्टिकल्स होंगे, बोले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। कैसे पता चला, कैथोड पे कौन सा साइन होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ तो पॉजिटिव चार्ज वाला ये अट्रैक्ट करेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज है। तो मैं इनका नाम अब एनोड रेज रख दूं क्या, जैसे इनका इन पार्टिकल्स का नाम क्या रखा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का नाम रखा मैंने कैथोड रेज, वैसे ही जो पार्टिकल्स कैथोड की तरफ जा रहे हैं क्या मैं उनका नाम एनोड रेज रख सकता हूं क्या। तो देखो फ्रेंकली स्पीकिंग, टेक्निकली स्पीकिंग, बिल्कुल अगर साइंस लगाएं तो नहीं बोल सकते, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं बोला जा सकता। मतलब देखो एनोड रेज जो होती है ऐसी कोई टर्म होती ही नहीं है, एनोड रे जैसी कोई टर्म होती ही नहीं है। बोले क्यों, देखो कैथोड रे क्यों रखा था, क्योंकि कैथोड से ओरिजिनेट हुई थी, कैथोड से उत्पत्ति हुई थी उसकी, इसलिए रखा था। लेकिन एनोड रेस की उत्पत्ति एनोड से थोड़ी हुई है, एनोड रेस की उत्पत्ति तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से हुई है, एनोड का तो उसमें कोई लेना देना ही नहीं है, राइट। तो इन रेस को अपन लोग क्या बोल देते हैं, एक नया नाम है कैनाल किरण बोल देते हैं, इसको कैनाल रेस बोल देते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की रेस या पार्टिकल्स की किरणों को क्या बोल देते हैं, किरणों को कैनाल रेस बोल देते हैं। बताओ यहां तक की बात अपन को समझ में आती है क्या, यहां तक कोई डाउट है तो आप लोग पहले पूछ लीजिए, नहीं तो देखो अब मेरे को एक बात बताओ, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है यहाँ पर तो वही देखो पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मान लो मैंने शुरुआत में लिया था हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर क्या हो जाता 2H प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। चलो दूसरी गैस ले लेते हैं एक बार O2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2O प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट केस में मैंने लिया था नाइट्रोजन, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ N प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब अपना जो डिस्कशन का मुद्दा है वो तो ये है कैनाल रेस। अब आप बताओ कि हर बार में ये जो कैनाल रेस के पार्टिकल्स मेरे को मिल रहे हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मेरे को मिल रहे हैं, क्या वो एक जैसे हैं क्या, नहीं एक जैसे नहीं है। देखो मैंने यहाँ पर सबके ऊपर चार्ज एक जैसा रखा है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मतलब इस एक्सपेक्टेशन से कोई मना थोड़ी कर सकता है। 2O + 2 इधर हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इसका मतलब जब पार्टिकल्स ही अलग अलग हैं तो उनके ऊपर चार्ज और उनका मास अलग अलग होगा। इसका मतलब उनके ऊपर चार्ज और उनका मास अलग अलग होगा। मतलब कोई जरूरी नहीं है, ये तो मैंने यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए लिखा हुआ है, बट ऑक्सीजन ने मान लो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ऐसा भी हो सकता है नाइट्रोजन ने मान लो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हो, ऐसा हो जाए तो फिर क्या करोगे। तो इसका मतलब हुआ कि हर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पर चार्ज भी अलग अलग होता है और आवेश अलग अलग होने के साथ साथ चार्ज अलग अलग होने के साथ साथ उनका मास भी अलग अलग होता है। तो इसका मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया यहां पर वो डिस्कशन का ये है कि ये जो कैनाल रेस होती है ना, कैनाल रेस के कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट, E/m का जो रेशियो है वो कैसा होता है, वेरिएबल होता है, बदलता रहता है। E/m का रेशियो जो है वो फिक्स नहीं होता। किसके लिए फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए ये चीज फिक्स होती है। E/m का रेशियो बदलता है और ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस पर। मतलब गैस चेंज कर दिया तो हमारे पास यहां पर ये डेटा बदल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब देखो अगर आप लोगों ने आज तक जो थ्योरी पढ़ी है तो उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा है
10th क्लास तक जो आपने एटम की थ्योरी पढ़ी है कि एटम के एकदम बीच में नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, ये दो चीजें प्रेजेंट होती है ना। तो यार एक बात बताओ, ये गोल्डस्टीन जो है उसको प्रोटॉन कैसे मिल गया? मतलब आप सोचो, ये कहीं पे नाभिक था, उसके बाद फर्स्ट शेल होती है, उसके बाद सेकंड शेल होती है, उसके बाद थर्ड शेल होती है, ऐसे आपके पास बहुत सारी शेल्स होती है यहाँ। तो इतनी सारी शेल्स में ढूंढ के प्रोटॉन कहां से ढूंढ लाया? तो देखो उसने क्या किया, उसको कैसे पता चला कि प्रोटॉन क्या चीज होती है, ये चीज एक बार अपन लोग देखते हैं कि इसको पता कैसे चला, है ना। तो अब आप देखो, अब जैसे अपन लोग ये कह रहे हैं, पहला पॉइंट थी कि ई बाय एम का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो ई बाय एम का जो रेशियो है वो हमें मैक्सिमम मिलता है, किसके लिए? हाइड्रोजन गैस के लिए। ई बाय एम का जो रेशियो है वो मैक्सिमम होता है हाइड्रोजन गैस के लिए, है ना। अब हाइड्रोजन गैस की एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन गैस को जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाया जाता है तो हमारे पास में कौन सा आयन मिलता है? H+ आयन मिलता है, राइट। तो इन्हीं H+ आयंस को ही इसने क्या नॉमेनक्लेचर कर दिया था? इसने नॉमेनक्लेचर कर दिया था इसको प्रोटॉन्स, राइट। इसका नॉमेनक्लेचर, और देखो इसका नाम सही लिखा है कि नहीं लिखा गोल्डस्टीन ने, ये देख लेते हैं। हाइड्रोजन के पास 1H1 होता है ना। तो इसका मतलब इसके पास में क्या क्या अवेलेबल होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1, प्रोटॉन होते हैं 1, और न्यूट्रॉन जो है वो होता ही नहीं है। न्यूट्रॉन जो है वो होता ही नहीं, पक्का। तो इसका मतलब अब आप देखो, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो ये तो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो गया ना, तो बचा गया एक प्रोटॉन ही तो बचा। तो H+ को इसने क्या नॉमेनक्लेचर कर दिया? प्रोटॉन इसने नाम दे दिया, ठीक है। एक और चीज मैंने कहा कि ये मैक्सिमम होता है, तो कितना होता है भाई? ये वैल्यू होती है ई बाय एम की, ये वैल्यू होती है 9.58 इंटू 10⁻⁷ कूलाम्स पर किलोग्राम। किसके लिए? हाइड्रोजन गैस के लिए। स्पेशली ध्यान रखना, ये किसके लिए होता है? हाइड्रोजन गैस के लिए होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ई बाय एम का रेशियो बदलता रहेगा। ई बाय एम का हाईएस्ट मान किसके लिए मिलेगा? ई बाय एम का हाईएस्ट मान अपन को मिलेगा हाइड्रोजन गैस के लिए, और हाइड्रोजन गैस का जब डिस्चार्ज कराते हैं तो हमारे पास किसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है? प्रोटॉन्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। चलिए, यहां तक की बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट जो है वो ये है, अब यार अपन लोगों को बात करनी है मास के लिए, क्योंकि ई बाय एम कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो अब मास की बात कर ली जाए, या पहले चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज ऑन प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, मतलब H+ की बात कर रहे हैं, तो यहां पर चार्ज कितना हो जाता है? प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। मास की बात की जाए, मास ऑन प्रोटॉन, इसकी बात की जाए तो यहां पे हो जाएगा 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। लेकिन अब मैं क्वेश्चन ऐसा दे दूं कि कैनाल रे पार्टिकल्स का मास क्या होता है? यार कैनाल रे पार्टिकल्स के अंदर में तो कोई जरूरी है कि सिर्फ अपन हाइड्रोजन गैस ही यूज करें, और दूसरी गैस भी तो यूज कर सकते हैं। तो कैनाल रे गैस के पार्टिकल्स का मास कितना होगा? तो आप एक बात बताओ, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 2, और H+ आयंस का मास भी कितना होता है? 2। 2 H+ आयन की बात करें तो 2 ही होगा ना। मतलब इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से या गेन करने से मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मास ऑफ कैनाल रे पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास ऑफ गैस फिल्ड इन द ट्यूब। जो भी आपने उस ट्यूब के अंदर में गैस फिल करी है, उसका जो भी मास होता है वही कैनाल रे पार्टिकल्स का मास होगा। बताइए, ये बात अपन को समझ में आ गया क्या? तो यहां तक का सारा डेटा जो है वो अपने पास में कंप्लीट हो गया, राइट। किसने फाइंड आउट किया था? कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? क्या आइडिया लगाया था, है ना। प्रोटॉन किसको बोला? प्रोटॉन का डेटा क्या है? कैनाल रे पार्टिकल्स का मास पूछ ले तो क्या होता है, ठीक है। ई बाय एम किसके लिए फिक्स होता है? ई बाय एम किसके लिए अलग अलग होता है? ये वाला सारा पॉइंट अपना क्लियर हो गया। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी तक इतना ही है, ठीक है। अब अपन अगला जो डिस्कवरी कर रहे हैं वो है हमारा न्यूट्रॉन का डिस्कवरी। तो देखिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में अपन लोग देखते हैं, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी बहुत छोटा सा है, एक क्वेश्चन इसमें से ज्यादा बन सकता है, बाकी नहीं। आपको मालूम है न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था स्टूडेंट्स? कोई भी आप
सोचो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया है? तो देखो थर्ड पॉइंट जो है वो है हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पे सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो खोज करता है, इसके बारे में जिसने पता किया है वो है जेम्स चैडविक। जे चैडविक जो है वो इसका डिस्कवरर है, इसने इसको फाइंड आउट किया है। फाइंड आउट किया कैसे? तो देखो इसने क्या किया था, ये बेरिलियम का फॉइल है। फॉइल मतलब बहुत ही पतली सी शीट। इसके ऊपर क्या करवाया इसने, अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट कराया, मतलब अल्फा पार्टिकल्स की बम वर्षा जैसा करवाया। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर में फ्लो करवाए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे आप लोग देख सकते हो कि इससे हमारे पास में एक तो बन गया कार्बन, और एक यहां पर कुछ ऐसा ना अलग सा ही कुछ बन गया, यहां पर एलिमेंट बन गया ऐसा कुछ जिसका कुछ ना कुछ मास है। ठीक है, तो रिएक्शन लिखते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। सबसे पहली चीज, बेरिलियम के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल्स, तो अल्फा पार्टिकल्स कौन से होते हैं, हीलियम होता है, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स के बेरिलियम की थिन शीट के ऊपर, पतली शीट के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट कराया जाता है तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाता है, एक तो कार्बन पार्टिकल आ जाता है और एक ऐसा पार्टिकल आ जाता है जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है ना। इसके ऊपर क्या है, नो चार्ज, लेकिन इसका जो मास होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। किससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। किससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, प्रोटॉन से। प्रोटॉन का कितना होता है, 1.673 होता है। न्यूट्रॉन का कितना होता है, 1.674 होता है। न्यूट्रॉन नाम किसने दिया था, जेम्स चैडविक ने इसको नाम दिया था। अब जरा मैं इस केमिकल रिएक्शन को अगर आप लोगों को समझाऊं तो इस केमिकल रिएक्शन से एक चीज क्लियर हो गई क्या, एटम कैन बी क्रिएटेड, कैन बी डिस्ट्रॉयड। हो गया क्या? तो देखो डाल्टन का एटॉमिक सिद्धांत आज के डेट पे तो वैलिड नहीं है, उसके सब पॉइंट्स के, लगभग सभी पॉइंट्स के क्या आ गए हमारे पास में, उसके तोड़ आ गए, उसकी वो हर लाइन, उसकी हर सिद्धांत की हर लाइन फेल हो गई है उसके अंदर में, है ना। तो अपने पास में यहाँ पर क्या बन गया, न्यूट्रॉन। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसको न्यूट्रल पार्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से सबसे भारी पार्टिकल कौन सा है? तो आंसर होना चाहिए जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा वही सबसे भारी, तो न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा भारी होता है। सबसे हल्का कौन सा है? सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनकी पोजीशन पूछी जा सकती है, वो तो आपको बचपन से ही आती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, बाह्य कक्षकों में घूमते रहते हैं। तो यहां तक की चीजें तो कंप्लीट हो गई। अब मैं आज आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और बता रहा हूं, यहाँ पर वो फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट याद रखने, डायरेक्टली आप लोगों से एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। कंपटीशन एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, है ना, स्कूल लेवल पे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चीजें पूछी जा सकती है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, देखो देखिए, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन जब स्टेबल होता है तो इसका मास क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने लग जाता है तो यहां पर कौन सी थ्योरी लग जाती है, रिलेटिविटी की, सापेक्षिकता का सिद्धांत लग जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लग जाती है यहां पर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहां पर लगती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक फॉर्मूला निकल के आता है, m डैश इज इक्वल्स टू m e लिख लो इसको, अंडर रूट में 1 माइनस v बाय c होल स्क्वायर।
अब देखो यहां पर m डैश मतलब मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन किलोग्राम, ठीक है। m मतलब मास ऑफ रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स या रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा भी बोल सकते हो। ये वैल्यू हमको मालूम है ऑलरेडी, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होती है। v अगर मूव कर रहे हैं तो कोई ना कोई वेलोसिटी तो हो गया, वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब इधर देखो c जो है वो क्या है, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब ये स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड होती है, ठीक है। ये डेटा आप यहां पर, ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है। अब देखिए इस फॉर्मूला से और क्या क्या चीजें निकल के आती है या क्या क्या अपन को पता होता है वो देखो। अब मान लो कि अपन को ये कहना है कि जी नहीं, अपन को तो सिर्फ इतनी सी बात करनी है कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, बिल्कुल कहीं नहीं मूव कर रहा। तो जब रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0, हाँ या ना। वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तो ये पूरी टर्म कैसी हो जाएगी, 0। तो उस समय पर इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास ही इलेक्ट्रॉन के मूविंग मास के बराबर हो जाएगा, यस और नो। तो अच्छा, अगर कभी ऐसा हो गया, कभी ऐसा हो गया कि इलेक्ट्रॉन मूव करते 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 इलेक्ट्रॉन मूव करते करते स्पीड ऑफ लाइट के बराबर वो पहुंच गया, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो गई, तो जब ये यहाँ पे इतनी ज्यादा हो जाएगी तो ये यहाँ पे वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, c के बराबर हो जाएगी। c अपॉन c 1 आएगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो 0 हो जाएगा। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट, यस और नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी, उस समय पर उसका मास कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। आया बात समझ में, है ना। तो ये चीज अपन से क्वेश्चन निकल के आती है कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो उसका मास क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया, उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। एक और फॉर्मूला है जो बहुत बार अपन से एग्जाम में पूछते हैं कि भाई कोई रिलेशनशिप बताओ एटॉमिक रेडियस एंड मास नंबर। मास नंबर में, मास नंबर मतलब टोटल मास कितना है, ठीक है। तो R इज इक्वल्स टू R0 a⁻⁴ ये इसका रिलेशनशिप है। R मतलब रेडियस, R0 एक कांस्टेंट है, a मतलब मास नंबर है। अभी जो R0 है देखिए, R0 तो एक कांस्टेंट है, R क्या है, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। A क्या है, मास नंबर, ठीक है। ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। एक फॉर्मूला और कर लेते हैं, आई थिंक एक चीज गलत लिख दी है, ये 10⁻⁻15 है बेटा, है ना। 1 पॉइंट, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, 1.4 इंटू 10⁻⁻15 एक सेकेंड स्टूडेंट्स, एक चीज समझिए, अपन ने अभी जो दूसरा पॉइंट पढ़ा था वो यहां पर रिलेशनशिप था रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड मास नंबर में। आई थिंक मैंने यहां पर रेडियस ऑफ एटम लिख दिया था, ये गलत है, एटम की नहीं न्यूक्लियस की रेडियस में होता है। रिलेशनशिप अभी भी वही है, रिलेशनशिप में गड़बड़ नहीं है, वो टर्म अपन ने गलत पढ़ ली थी कि वो एटम की रेडियस नहीं होती है, वो न्यूक्लियस की रेडियस होती है, ठीक है। फॉर्मूला वही है, R0 का वैल्यू अभी भी वही है, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि ये जो R है वो एटम का रेडियस नहीं है, न्यूक्लियस का रेडियस है। अब एक बात बताओ,
एटम बड़ा होता है कि न्यूक्लियस बड़ा होता है? ऑब्वियस सी बात है, एटम ही बड़ा होता है, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस तो, है ना। तो रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 10⁵ इंटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। यहां तक की बात क्लियर हो गई, ठीक है। एक पॉइंट और निकाल सकते हैं, बोले इलेक्ट्रॉन की रेडियस निकाली जा सकती है क्या? ठीक है, इलेक्ट्रॉन की रेडियस निकाली जा सकती है 1.428 इंटू 10⁻14 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। जनरली ये डेटा एग्जाम में गिवन होता है, लेकिन, है ना, जनरली ये डेटा एग्जाम में गिवन होता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का साइज भी हमको स्फीयर के जैसा ही मानना है, तो 4/3 πr³। क्यों? स्फीयर का, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³ ही तो होता है, तो 4/3 πr³ r का वैल्यू अपने पास में है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको अपन कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप एक चीज समझो कि अपन लोगों ने जो यहाँ पे ये बेसिक फॉर्मूलाज पढ़े हैं, उनमें से फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मूला, और सेकंड में याद रखना ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, एटम नहीं है, ठीक है। दिस कंप्लीट्स योर टुडेज डिस्कशन। आज यहां तक अगर आप लोगों का लेक्चर कंप्लीट हो गया है, तो आज आप लोग डीपीपी नंबर 1 कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा डीपीपी कंप्लीट हो जाएगा उसका आप लोगों का, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।